कैसे हैं आप लोग। हम अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण विधान और विधेयक से संबंधित भाग के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, खास करके जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, इससे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन तब भी जानकारी के दृष्टिकोण से और कुछ मुख्य बिंदुओं के दृष्टिकोण से हम इसे जान लें तो बेहतर होगा। पहला जो शीर्षक है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला जो शीर्षक है वो है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक। जब भी कोई विधेयक आता है, जब भी कोई बिल आता है, तो उससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ ऐसे चीज़ें होती है, कुछ अधिकार की बात होती है, कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात होती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी प्रश्न बना देती है। तो इस कारण से इसे हम पढ़ लेंगे, लेकिन इस विधेयक के बारे में जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानना। तो जानते हैं बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 क्या है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 क्यों है न्यूज में, ये जान लीजिए। अभी हाल ही में लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा। यह जो विधेयक है ना, ये बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो है जो सहकारी समिति होती है उसके बीच पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना, बेहतर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक अनुशासन को बनाना। ये जो काम है वो इस विधेयक का होगा। सहकारी समिति क्या होता है, सीधा सिंपल सा मतलब सहकारी समिति का मतलब समझ लीजिए कि कुछ लोग समान आवश्यकता के कुछ लोग होते हैं। मान के चले कोई व्यक्ति है जो कि दूध का उत्पादन करता है, तो अब अगर दूध का उत्पादन करना है तो अलग अलग क्षेत्रकों से 5 लोग मिले और मिल के उन्होंने एक संगठन बनाया और दूध का उत्पादन उन्होंने मिल कर किया इन 5 लोगों ने, ताकि इसे वे बृहद पैमाने तक विस्तारित रूप से सभी राज्यों अथवा सभी जिलों तक पहुंचा सके। तो ये जो संगठन है ना, ये जो संगठन है यही कहलाएगा सहकारी समिति या सहकारी संगठन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना। इसमें जो मुख्य संशोधन की बात की गई है, जो कि अगर अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, तब जो इसके अंतर्गत संशोधन की बात की गई है इस विधेयक के अंतर्गत वो क्या है। पहला जो है संशोधन के अंदर बात किया गया है सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना के बारे में, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी और इसमें अधिकतम 3 सदस्य होंगे। दूसरा जो इसमें बात किया गया है वो किया गया है सहकारी लोकपाल के बारे में, कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन के बारे में। हमें पता है कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए हमारे देश के अंदर लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन किया गया। उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी एक विशेषता के अंतर्गत यह शामिल किया गया है इस विधेयक में कि एक सहकारी लोकपाल की स्थापना की जाए जो कि शिकायतों की जांच करेगी। अगर किसी भी प्रकार का शिकायत मिलता है बहुराज्य सहकारी समिति के अंतर्गत तो ये उसकी जांच करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की गई है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या गलत तरीके का कोई कार्य करता है तो उसकी जुर्माना को 5,000 रुपये से बढ़ाकर इस विधेयक में 1 लाख रुपये तक की बात की गई है कि 1 लाख रुपये तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक कंकरेंट ऑडिट है, समवर्ती लेखा परीक्षा है, वो क्या है, ये एक ऐसी परीक्षा होती है ना जिसमें एक नई धारा 70A सम्मिलित होती है, जिनका वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि केंद्र द्वारा निर्धारित टर्नओवर राशि से अधिक हो। तो जब आप जितना आप मतलब केंद्र को दिखा रहे हैं, मान के चलिए आपने केंद्र को 5 लाख रुपए दिखाया और आपका बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि 20 लाख का टर्नओवर है, तो इसकी जो परीक्षा करेगी, लेखा परीक्षा ऑडिट जो करेगी, उसके लिए भी एक जांच समिति बैठाई गई है और इसको धारा 70A के तहत सम्मिलित करने की बात कही जा रही है। थोड़ा सा जान लेते हैं सहकारिता के बारे में। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि सहकारी समिति का मतलब होता है समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन। समिति में शामिल लोग साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करना। जो गरीब से गरीब वर्ग है उनको कम से कम मूल्य पर जो महत्वपूर्ण उत्पाद है वो उनके पास पहुंच सके। जैसे दूध है, जैसे दही है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। वो प्रत्येक घर में लोगों की ज़रूरत की पूर्ति करने वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे बहुत अधिक दामों पर बेचे जाते हैं। तो सहकारी समिति का कार्य होता है उन्हें कम से कम दामों पर गरीब वर्गों तक मुहैया करवा दिया जाए।
इसके लिए एक बहुत बात जानना ज़रूरी है कि सहकारिता राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। महाराष्ट्र जो है इसकी संख्या सबसे अधिक है सहकारी समिति के मामले में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 567 सहकारी समितियाँ हैं। इसके बाद यूपी आती है और तीसरे स्थान पर न्यू दिल्ली आता है। अच्छा, ये जो विधेयक पेश किया गया है ये बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन को लेकर के किया गया है। देखिए, अब ये जो विधेयक है इससे प्रश्न नहीं बनेगा, 99% संभावना है कि इससे प्रश्न नहीं बने, कभी नहीं पूछा गया है, तो आगे भी नहीं पूछने की ही संभावना है। यूपीएससी है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, संभावना पॉसिबिलिटी पे ही सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि नहीं पूछेगी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था जो लक्ष्मीकांत का जो है, लक्ष्मीकांत के अंतर्गत भी इसको मेंशन किया गया है, दिया गया है, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं तो विश्व की 300 बड़ी सहकारी समिति में भारत की 3 समितियां बहुत बड़ी समितियां हैं। एक तो अमूल हो गया जिसका हम लोग दूध वगैरह खाते हैं, एक इफ़को है जो कि खाद्य उत्पादन करती है, यूरिया वगैरह का उत्पादन, डीएपी वगैरह का उत्पादन करती है, ताकि कृषकों को, किसानों को बहुत ही उचित दाम पर जो है यूरिया अथवा जो खाद्य है वो मिल सके। क्रेपको का भी लगभग वही काम है, खाद्य का जो है सप्लाई करना, उसकी पूर्ति करना। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है। पहला, सहकारी समितियों की बात जो है ना वो 7वीं अनुसूची में की गई है, राज्य सूची में की गई है, ऊपर मैंने आपको बताया है यहाँ पर। दूसरा, अनुच्छेद 19 खंड सी के अंतर्गत भी इसके बारे में बात किया गया है कि सहकारी समिति के गठन का अधिकार है जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 43 बी है डीपीएसपी का, डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक है और भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, उसमें से अनुच्छेद 43 बी जो है वह राज्य सरकारी समितियों के गठन को, उसके नियंत्रण को, उसके लोकतांत्रिक तरीके से कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भाग 9 बी जो कहता है कि सहकारी समिति का प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से हो उसकी बात करता है, और यह अनुच्छेद 243 जेड एस से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड टी के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा एक जो मैंने ऊपर भी यहाँ पे बताया था, ये बनाया गया है सहकारी समितियों के प्रबंधन करने के लिए बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। यह समिति क्या करती है ना, जो जितनी भी सहकारी समिति गठित होती है उन सब के पंजीकरण का प्रावधान यही करती है। भारत में जो संचालित सहकारी समितियां हैं ना वो 7 प्रकार की संचालित समितियां हैं, माफ़ी चाहता हूँ 6 प्रकार की हैं। पहला है सहकारी ऋण समिति, दूसरा है उत्पादक सहकारी समिति, तीसरा है उपभोक्ता सहकारी समिति, चौथा है सहकारी कृषि समिति, पांचवा है आवास सहकारी समिति और छठवां है विपणन सहकारी समिति। सहकारी ऋण समिति का काम क्या होता है, ये उचित दरों पर ऋण प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति को ऋण की ज़रूरत है तो बहुत उचित दरों पर उचित दरों पर ऋण प्रदान करती है। उत्पादक सहकारी समिति का काम क्या होता है, ये लघु स्तर के उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। उपभोक्ता सहकारी समिति का काम क्या होता है, ये उचित कीमतों पर उत्पादों को बनाकर आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है। जैसे कोई दूध बनाया, सस्ते में दूध बना के आपको पहुंचा रही है, घी बना के पहुंचा रही है, दही बना के पहुंचा रही है, सस्ते दामों पर पहुंचा रही है। सहकारी कृषि समितियाँ, प्रत्येक सदस्य किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है इसमें। आवासीय सहकारी समिति, ये किफ़ायती दाम पर जो है एक जो निम्न आय वर्ग वाले या मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराती है। विपणन सहकारी समिति, उत्पादकों की सौदाबाजी करने की शक्ति को ये बढ़ाती है। विपणन, मार्केटिंग का काम, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, बाजार में जो सामान आप बेचने के लिए जाते हैं उसको विपणन कहते हैं। एक इसके लिए बहुत अच्छी पहल की गई है मार्केटिंग करने के लिए, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जितनी भी सरकारी खरीद होती है ना वो इसी जो ई मार्केट प्लेस है इसी पर होती है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं या सरकारी जो भी विभाग के लोग होते हैं, वो सब अगर अपने लिए कुछ आवश्यक वस्तु खरीदते हैं तो उनको बहुत सस्ते दामों पर इस मार्केट प्लेस पर उपलब्ध हो जाता है। तो जो ये है एक वन स्टॉप पोर्टल है GEM, और इसको जो शुरू किया है मीटी ने शुरू किया है। पहले मुझे ध्यान में नहीं है, जब मैं 2021 में मैंने विजन पेज 65 पढ़ा था उसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। लेकिन इस बार ना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है इसको विकसित करने की बात कही जा रही है। नोडल मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नोडल है और इसने मीटी ने इसको विकसित किया है।
यह पोर्टल क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। सरकारी उपयोगकर्ता को जीईएम के माध्यम से खरीदारी के लिए अधिकृत किया गया है। वही बात जो मैंने ऊपर बताया है, और वित्त मंत्रालय ने इसे अनिवार्य बना दिया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसका फ़ायदा क्या होगा, यह कदम जो है ना, अच्छा इसका फ़ायदा ये है ना कि इसको क्या किया गया है ना, सहकारी समिति के लिए भी इसको ओपन की गई है, इसके ऑनबोर्डिंग के लिए शुरुआत की गई है। इसके फ़ायदे ये होंगे कि सहकारी समिति को लागत के मामले में ये दक्षता प्रदान करेगी। अब जो दूसरा शीर्षक है वह है विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। ये जो NGOs होते हैं ना, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, इनको ये नियंत्रण करने के लिए मूल रूप से बनाया गया था FCRA। कहीं विदेश से पैसा आता था इनके पास, तो विदेश से कभी कभी क्या होता था, गलत तरीके से भी, अनधिकृत तरीके से भी इनके पास पैसा आ जाता था। तो विदेशों से जो काला धन आता था इनके पास, इसको रोकने के लिए, इसको प्रबंधित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम की स्थापना की गई थी। अभी ये क्यों न्यूज में है, ये इसलिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकों पर FCRA के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किया है। क्या है यह अधिनियम? इस अधिनियम के तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपये भेज सकता है। अगर हम बात करें कि पहले जो था, मतलब ये 7 लोग ऐसे थे जो बाहर से कोई अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते थे, विदेशी अंशदान इन लोगों के लिए प्रतिबंधित था। लेकिन ये जो नया संशोधन अधिनियम आया है, इसमें ये लोग भी जो है अब अंशदान प्राप्त कर सकेंगे। राजनीतिक दल, विधायिका के सदस्य, चुनाव में उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार, मीडिया हाउस, पहले इन लोगों के लिए विदेशी अंशदान प्राप्त करना वह प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन अब जो है 2011 के माध्यम से प्रतिबंधित था, लेकिन 2022 में संशोधन करके अब इन लोगों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। जानते हैं कि गैर सरकारी संगठन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो FCRA है वो NGO के लिए ही बनाया गया है। तो जो NGO है उस संगठन के लिए, गैर सरकारी संगठन के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या संवैधानिक कानून हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं, अभिहित किए गए हैं। पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची के अंतर्गत NGO की बात की गई है। समवर्ती सूची का मतलब मैंने पूर्व में ही बताया है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(c), इसके अंतर्गत यह संघ बनाने के अधिकार की अनुमति देता है। इसके अलावा एक और अधिनियम है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसकी बात हम ऊपर में कर रहे थे। उसके बाद उसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अंशदान को यह नियंत्रित और प्रबंधित करता है। इसके अलावा बहुत सारी है, एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 भी है। यह गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान करता है भारत के अंदर। एक कंपनी अधिनियम 2013 भी है, यह गैर लाभकारी संगठनों के गठन और संचालन को नियंत्रित करता है। तो बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। उद्देश्य क्या है FCRA का, क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका जो कार्यान्वयन है, इसका कार्यान्वयन तो गृह मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है, ठीक है। और इसके अलावा उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है, विदेशी अंशदान को नियंत्रित करना। यहाँ भी इस चीज़ को बताया गया है FCRA का उद्देश्य। एक ही बात को 10 जगह क्या बताना। FCRA कानून के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, जो न ये 2020 के बाद के संशोधन की बात हो रही है कि FCRA कानून में जो 2020 के बाद संशोधन है उसकी बात की जा रही है। इसमें पहला है विदेशी फंड। देखिए ध्यान रहे, ये 2022 की बात नहीं हो रही है। 2020 का मतलब 2021 में भी संशोधन हुआ था, उस टाइम की बात, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 2022 से 1 साल पहले की, 2021 की बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें थी, क्या क्या विशेषताएँ थी उस कानून के अंतर्गत, उसकी बात कर रहे हैं। विदेशी फंड, गैर सरकारी संगठनों के प्रत्येक पदाधिकारी को विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के जरिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता था। अब ऐसा जरूरी नहीं है 2022 के अंतर्गत। 2022 के अंतर्गत इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया है कि कौन विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें वही चुनाव में उम्मीदवार, राजनीतिक प्रकृति के संगठन, विधायिका के सदस्य, पत्रकार या समाचार पत्र या मीडिया कंपनी, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी, ये लोग अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते थे, पर जब 2022 का संशोधन हुआ है उसमें कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2022 के संशोधन के हिसाब से अब ये लोग भी विदेशी अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। FCRA खाता की अगर बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली इसकी शाखा निर्मित की गई है। FCRA पंजीकरण की वैधता, इसकी वैधता 5 वर्ष की होगी और फंड का उपयोग उसी उद्देश्य पर किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य से इसे प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप उद्देश्य प्राप्त किए हैं गरीबों की मदद करने के लिए और उसको खर्च कर रहे हैं कि किसी
गैर तरीके से कुछ हथियार खरीदने के लिए या कुछ हिंसक चीज़ों को के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। इस उद्देश्य के लिए आपने इस फंड को मंगवाया है, उसी उद्देश्य में इसे खर्च भी किया जाना चाहिए। वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करना होगा, इसके लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अगर हम बात करें कि एनजीओ का विनियमन कैसे होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो ये विदेशी अंशदान है ना, ये प्राप्त करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। एनजीओ की बात तो की गई है कि आप एक संघ बना सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं, पर किसी को भी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार या फुल राइट, एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि नहीं उसको मिलना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। दूसरा जो बात है कि एनजीओ जो होते हैं वो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। ये ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में, कुछ गैर लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में एनजीओ के विनियमन के संबंध में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि फेमा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। इसके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी है। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि जितने भी अधिनियम होते हैं, जितने भी अधिनियम हैं, एक्ट हैं, उन सब से यूपीएससी प्रश्न पूछती ही है। कभी कभी पूछती है, ऐसा नहीं हमेशा पूछती है, लेकिन प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में यूपीएससी इससे प्रश्न पूछती है। इसीलिए जो अधिनियम बन गया है, जो एक्ट बन गया है, उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब चलते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के ऊपर। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 क्यों है न्यूज में? अभी हाल ही में 4 राज्यों ने, जिसमें कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यूपी है, असम है, ने अपने किराएदारी कानूनों को संशोधित किया है। और ये संशोधन इन राज्यों के कानूनों को मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुरूप बनाने के लिए किए गए हैं। क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021? उसके बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट का? मॉडल टेनेंसी एक्ट का पहले सिंपल सा मतलब समझ लीजिए। जो किराएदार है और जो मालिक है, जो किराया प्राप्त करने वाला है, उन दोनों के बीच एक कानूनी समझौता की बात करता है ये मॉडल टेनेंसी एक्ट। यही मतलब होता है मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है। इसका उद्देश्य है जो सभी राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसको जब भी किसी परिसंपत्ति को, किसी एसेट को किराए पर लेने की जो प्रक्रिया है, उसको ये सरल बनाएंगे, उसको एक कारगर बनाएंगे। इसी उद्देश्य से मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 को लाया गया था। 2021 में जम्मू कश्मीर पहला ऐसा यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, जिसने कि एमटीए को अपनाया है। अगर हम बात करें आवास के बारे में, क्योंकि ये मॉडल टेनेंसी एक्ट मूल रूप से घर के किराए लेने देने की बात करती है। जब घर की बात होती है, आवास की बात होती है, तो ये जानना जरूरी है कि संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। एमटीए 2021 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, किस पर लागू होती हैं ये? तो इस पर सबसे पहली बात, ये आवासीय, वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग करने वाले परिसरों को कवर करता है। ध्यान रहे, ये औद्योगिक उपयोग वाले परिसरों को कवर नहीं करता है, जैसे कि इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सराय आदि शामिल नहीं होंगे। जो आवासीय हैं, जो वाणिज्यिक हैं, जो शैक्षिक उपयोग के लिए, कोई पढ़ाने के लिए कर रहा है, कुछ ले रहा है, तो उस पर एमटीए लागू हो जाएगा। कोई कुछ व्यापार करने के लिए कर रहा है, वाणिज्य के लिए कर रहा है, तो लागू हो जाएगा। कोई रेसिडेंशियल पर्पज से रहने के लिए यूज कर रहा है, तो ये लागू होगा एमटीए 2021। अगर बात करते हैं किराएदारी समझौता के बारे में, तो सभी परिसरों को एक लिखित समझौते के बाद ही किराए पर दिया जाएगा, उसके भीतर नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, जब तक एक लिखित समझौता, एक लीगल एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा दोनों के बीच में, तब तक किसी भी परिसर को, चाहे वो आवासीय पर्पज़ के लिए दिया जा रहा हो, चाहे वो वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए दिया जा रहा हो, रेसिडेंशियल्स के लिए दिया जा रहा हो, कमर्शियल्स के लिए दिया जा रहा हो, वो नहीं होगा। दूसरी बात, किराएदारी अवधि कितनी होगी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति रहना चाह रहा है, वैसे तो 2 महीने का आपको मासिक किराए का देना होगा। मतलब अगर आप कहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं और अगर उसका किराया जो है मान के चलिए 10,000 रुपये है, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा आपको पहले सिक्योरिटी देना होगा, तो 20,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो परिसर खाली नहीं करता है, तो उसको 4 गुना भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपने किराएदार से किराएदारी अवधि के नवीकरण या विस्तार के लिए मकान मालिक से आप अनुरोध भी कर सकते हैं कि भाई मैं और समय तक रहना चाहता हूं, तो मुझे और समय तक रहने के लिए दिया जाए। क्या हो कि अगर आप जो है परिसर नहीं खाली करेंगे, तो पहले तो 2 महीने के लिए मासिक किराए का दोगुना देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका मासिक किराया 10,000 है, तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप परिसर तब भी खाली नहीं करते हैं, तो 40,000 रुपये देना पड़ेगा, 10,000 हिसाब से, मतलब 4 गुना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था कि 2 महीने के किराए को आपको देना पड़ेगा, 10 है तो 20,000 तक देना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं,
तो यह किराएदारी समझौते और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में स्थापित किया जाएगा, जिस पर सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। किराएदारी एग्रीमेंट से समझौते मतलब रेंट एग्रीमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उस पर उपलब्ध रहेगी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। किराएदार पर लिए गए स्थान को किसी और को किराए पर देना, किराए पर लिए गए स्थान को किसी और पर किराए पर देना, ये तभी हो सकता है जब केवल मकान मालिक की पूर्व सहमति हो। मकान मालिक अगर कहेगा तभी हो सकता है, और ये मकान मालिक की लिखित सहमति से ही होगा। ऐसा नहीं है मकान मालिक ने हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है, यदि मकान में कुछ परिवर्तन करवाना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाने हैं, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करवाने हैं, तो वो केवल मकान मालिक की लिखित सहमति से ही होता है, हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। अगर कोई तरह का विवाद हो जाता है, मान के चलिए जो रेंट है वाला रेंटर है और जो ऑनर है, अगर उसके बीच किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो उस विवाद के लिए त्रिस्तरीय निवारण प्रणाली की स्थापना की गई है। 3 लेवल पर निवारण के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए, जो ग्रेवियंस है उसके रिड्रेस के लिए, रिड्रेसल के लिए जो है समिति की स्थापना की गई है। और उसमें पहला कौन सा है? किराया प्राधिकरण, दूसरा है किराया न्यायालय और तीसरा है किराया अधिकरण। ये 3, और ये तीनों के ऊपर ये बाध्यकारी है कि वो निवारण मतलब 60 दिनों के भीतर हर मामले को निपटा दें। बाध्यकारी नहीं कह सकते हैं, सूट के रूप में है, किया जाना चाहिए, लेकिन कर ही देता है इतना टाइम, बहुत काफ़ी है 2 महीने का समय। तो अगर खाली कराने की बात होती है, अगर मकान को खाली करवाना हो तो किराएदार से मकान खाली कराने के लिए मकान मालिक को किराया प्राधिकरण को आवेदन करना होगा, और किराएदार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। ये नहीं जब मकान मालिक का मूड हुआ अपना आय बरस करते हुए चलो भाई निकलो, ऐसा नहीं कर सकता है मकान मालिक। उसको कुछ निम्नलिखित शर्त देने के आधार पर ही आप किसी को निकाल सकते हो। पहला, जितना तय किराया हुआ था, जितना रेंट एग्रीमेंट में लिखाया था, अगर उसने उतना देने से इनकार कर दिया, जैसे आपने 10,000 रुपये मंथली उनसे बात की और वो कह रहा नहीं भैया मैं तो 5,000 ही दूंगा, तो आप निकाल सकते हो। 2 महीने से अधिक समय तक अगर किराए का भुगतान ना किया हो तब। दूसरा, लिखित सहमति के बिना परिसर के कुछ भाग या पूरे परिसर पे ही कब्जा कर लिया हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिहार यूपी में तो अधिकांशतः ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पर होता है। एक लिखित नोटिस के बाद परिसर का अगर वो दुरुपयोग कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ गलत या अवैध रूप से वहाँ पे कुछ कार्य कर रहा है और नोटिस भी दे दी गई है और वो सुन नहीं रहा है, तो उस आधार पर भी उसको बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा अब जो बात करते हैं हम करेंगे दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022 के बारे में। अभी हुआ है क्या ना कि जो गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम, जिसको हम CPA कहते हैं, उसको शासित करने वाले दंड प्रक्रिया शिनाख्त नियम 2022 को अधिसूचित किया है। क्या है ये CPA 2022 दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम? यह जो है ना एक अधिनियम था, 1920 में बना था, 1920 के टाइम में बना था, अंग्रेजों के समय में। बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920, उसकी जगह पर इसको लाया गया है, उसकी जगह पर इसको रिप्लेस किया गया है। और इसमें क्या होगा, ये जो बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 था, इसमें दोषी व्यक्तियों एवं आरोपियों की फोटोग्राफ लेने हेतु या उसके जैविक माप के लिए ये लाया गया था। 2022 का अधिनियम कानून के प्रावधानों के माप के दायरे और कार्य क्षेत्र का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों फोटोग्राफ वगैरह लिया जाता है? क्योंकि अपराध में जो शामिल व्यक्ति है ना उसकी पहचान हो सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो जेल से बाहर निकल के कुछ कांड कर देते हैं, गलत या अवैध कार्य करते हैं, वापस उसी रास्ते पे चले जाते हैं जिस रास्ते को वो छोड़ करके आए थे। तो वैसी स्थिति में अगर उसका डाटा रहेगा, उसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध रहेंगे, तो वो बहुत ही आसानी से पुलिस की गिरफ्त में, न्यायिक हिरासत के अंतर्गत वो आ सकता है। इसलिए इस तरह का जो है योजना बनाई गई है। अगर हम बात करें CPA 2022 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में, तो क्या है इसके प्रमुख प्रावधान? चलिए, प्रमुख प्रावधान तो कुछ भी हो, इसको हटाइए, इसको यहाँ से अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं 1920 के 2022 से, इसी से उसके पूरे प्रावधान के बारे में पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं 1920 और 2022 के अधिनियम में प्रमुख प्रावधान क्या है या उसके अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, पता कर लेते हैं। पहले, कौन सा डेटा एकत्र किया जा सकता है? आप अगर किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे तो उसका कौन सा डेटा आप उठाएंगे, कौन से आंकड़ों को लेंगे? तो 1920 का जो अधिनियम था उसमें तो था आप केवल फिंगरप्रिंट लीजिएगा, फुटप्रिंट लीजिएगा या फोटोग्राफ लीजिएगा, हाथ का निशान या पैर का निशान या फ़ोटो लेंगे। लेकिन 2022 के अधिनियम में क्या किया गया ना कि आप बायोलॉजिकल नमूने भी, उसका जैविक नमूना भी आप ले सकते हैं, आँख की पुतली और रेटिना का स्कैन भी कर सकते हैं। जब आधार कार्ड आपका बना था तो कैसे हुआ था, उसी प्रकार से इसमें होगा। इसके अलावा आप उसकी हैंड राइटिंग भी लिखवा सकते हैं, हस्ताक्षर और लिखावट भी रहेगी। इसके अलावा चाहे ब्लड हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे बाल के नमूने हो, चाहे DNA प्रोफाइलिंग आदि करने के लिए कुछ किसी की ज़रूरत हो, तो वो सब भी आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं। किन व्यक्तियों के डेटा एकत्र किए जा सकते हैं?
1920 में ऐसे व्यक्ति जिन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा के लिए दोषी ठहराया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो, या ऐसा व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने की गारंटी देनी पड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति से आप डेटा एकत्र कर सकते थे 1920 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन 2022 में इसको बढ़ा दिया गया। क्या किया गया भाई, किसी भी अपराध के लिए, पहले तो 1 वर्ष से ज़्यादा सज़ा मिला है, लेकिन इसमें कोई भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इसके तहत जो है शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत भी हिरासत में लिया गया है, उसका भी बेचारे का जो है सारा नमूना वगैरह इकट्ठा किया जाएगा, उसकी भी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका भी डीएनए प्रोफाइलिंग किया जाएगा। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट आदेश देता है किसी व्यक्ति की जांच की मदद के लिए कि उससे आप डीएनए उसका प्रोफाइलिंग कीजिए, तो उसका भी लिया जा सकेगा। केवल जरूरी नहीं कि वो गिरफ्तार व्यक्ति से ही लिया जाए। वह जो प्राधिकारी है कि जो डेटा एकत्र करने के लिए कह सकता है या निर्देश दे सकता है, वो कौन है? 1920 में तो सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी होता था, पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी अधिकारी होता था वो, या फिर मजिस्ट्रेट, ये 2 देते थे। लेकिन 22 में क्या किया गया है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का रैंक का अधिकारी भी दे सकता है आदेश, जेल का हेड वार्डन भी दे सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। विवरण एकत्र करने के तरीके आदि के बारे में जो नियम बनाएगा, और ये जो शक्ति है इसको नियम बनाने की, रूल्स बनाने की, वो किसके पास है? 1920 में तो राज्य के पास थी, लेकिन अब जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास इसको कर दिया गया है। कंकरेंट लिस्ट में डाल देगा इसको, समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मध्यस्थता विधेयक 2021 के बारे में, मीडिएशन बिल 2021, क्यों है अभी ये मुद्दा में? क्योंकि कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने मध्यस्थता विधेयक 2021 में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है। मीडिएशन क्या होता है? मान के चलिए 2 व्यक्ति है, पहला है ए व्यक्ति, एक ही नाम रख लेते हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, और दोनों के बीच हो जाता है झगड़ा, और बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब लेकिन कोर्ट में जो जाएंगे तो कोर्ट का तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला हो जाएगा, वकील हायर करो, इतने इतने पैसे खर्च होते हैं, आवेदन करने में इतना समय लगता है, नंबर आने में समय लगता है, तो एक बहुत लंबा उसका एक प्रक्रिया हो जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए बीच में जो है कुछ मीडिएटर्स आ जाते हैं, कुछ मध्यस्थ आ जाते हैं, और उस मीडिएटर का काम क्या होगा कि वो मामले को सुलझा लेंगे। इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। अगर कोई पारिवारिक मामले से संबंधित विवाद है उसको सुलझाने के लिए नालसा का गठन किया गया है, सालसा का गठन किया गया है, राष्ट्रीय लोक अदालत का, जिसको लोक अदालत भी हम लोग कहते हैं, वो सब का गठन किया गया ताकि जो बीच में ही चीज़ों को सुलझा लिया जाए, ऊपर जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि हमारे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बर्डन ना पड़े, अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसके लिए अगर हम बात करते हैं मध्यस्थता के बारे में, मीडिएशन के बारे में, तो मध्यस्थता वस्तुतः संबंधित पक्षों के उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान है। यहाँ पहले बोल दिया है, वैकल्पिक विवाद का समाधान, एडिशनल, ऑप्शनल जो है विवाद का समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके तहत क्या होता है ना कि जो पक्ष होता है, जो एक पक्ष होता है, वो तीसरे व्यक्ति की सहायता से विवादों को निपटाने का प्रयास करता है। मैंने वही बताया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है ना वो मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षरता बन गया है। सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो मीडिएशन के ऊपर बनाया गया एक कन्वेंशन है, और उस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से मध्यस्थता के प्रकार हैं, किस प्रकार कैसे कैसे होते हैं। एक सुलह है कॉन्सलेशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, आर्बिट्रेशन के द्वारा, सहयोगी कानून के द्वारा यानी कि कोलैबोरेटिव लॉ के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, समझौता वार्ता के द्वारा, मतलब नेगोशिएशन के द्वारा जो है सारे विवादों को निपटाया जाता है। तो ये सब के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि ये विधेयक की मुख्य विशेषता क्या है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनरली यूपीएससी विधेयक से नहीं पूछती है, पर तब भी थोड़ा बहुत जानकारी में ले लेते हैं कि मुकदमे से पहले मध्यस्थता, वे न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए विवादों का समाधान करने का प्रयास करें। ये पहला उसके अंदर दिया गया है। दूसरा, मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद, जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के संदर्भ में दावों से संबंधित विवाद है, या क्रिमिनल या दांडिक अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद हैं, या तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद हैं, इसके लिए ये मध्यस्थता जरूरी नहीं है, अनुपयुक्त है ये फिर। इसके अलावा जो मध्यस्थता की प्रक्रिया होगी उसको 180 दिन के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय मध्यस्थता परिषद है उसके स्थापना की बात की गई है, और इसकी स्थापना केंद्र सरकार करेगी। इसके अंतर्गत जो है एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, 3 पदस्थ सदस्य होंगे और एक अल्पकालिक सदस्य होंगे, और 2 तो मैंने बताया कि पूर्णकालिक होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, लंबे समय तक के लिए रहेंगे। इसके बाद मध्यस्थों का पंजीकरण करना है। मध्यस्थ सेवा प्रदाताओं
और उन्हें प्रमाण पत्र वगैरह को मान्यता देना है, इसका ये कार्य है भारतीय मध्यस्थता परिषद का, ये होगा कार्य। इसके अलावा जो मध्यस्थता समाधान समझौता है, इसके तहत जो है ये जो समाधान समझौता है, यह जो है अंतिम होगा, बाध्यकारी होगा और न्यायालयों की तरह ही लागू होगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई विवाद आया और यहाँ ये विवाद समेट लिया गया, इस विवाद को ही ख़त्म कर दिया गया, तो ये अंतिम होगा, ये एकदम फोर्सिएबल होगा, बाध्यकारी होगा, इनफोर्सिएबल होगा। इसको आप जाकर के वापस न्यायालय में नहीं जा सकते इस मुद्दे को लेकर के, ख़त्म हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया मामला वहाँ पर, तो आगे नहीं जा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, इंटरनेशनल मीडिएशन के बारे में, तो मैंने बताया ये सिंगापुर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत ने हस्ताक्षर किया है। और ये क्या है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो विवादित पक्ष है उसके बीच मीडिएशन का कार्य करता है, जो क्रॉस बॉर्डर पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई विवादित पक्ष है कन्वेंशन के तहत, उस पर समझौते की बात की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ क्या है, अगर कोई मीडिएशन होता तो मीडिएशन के लाभ क्या हो सकते हैं। एक तो पहला लाभ ये होता है कि इतनी कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया इतनी खर्चीली होती है कि बहुत ज़्यादा लागत लगता है उसमें। लेकिन अगर आप मीडिएशन के द्वारा, वैकल्पिक विवाद समाधान के द्वारा जाएंगे तो आपको कम लागत में आपका विवाद का समाधान हो जाएगा। दूसरा, समाधान की प्रक्रिया बहुत अधिक लचीली होगी क्योंकि दोनों आपस में बैठ कर आराम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो विवाद समाधान में अधिक गोपनीयता बढ़ती जाती है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऑन द रिकॉर्ड्स होते हैं, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में हमारा काम करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये बड़े बड़े कोर्ट कि वो रिकॉर्ड रखता है हर चीज़ों की, तो वहाँ आपकी गोपनीयता उतनी अच्छी नहीं होती है, खतरे में रहती है। लेकिन जब आप विवाद समाधान में जाएंगे तो वहाँ आपकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है, विवाद निपटान की संभावना वहाँ पे अधिक रहती है क्योंकि सब कुछ मेल मिलाप के माध्यम से होता है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिएशन के बारे में, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सिंगापुर कन्वेंशन का सदस्य है भारत, और जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों के निपटान का एक साधन है इंटरनेशनल मीडिएशन। ये जो है प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल बिल, ये इतना ज़रूरी नहीं है इसीलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया है। इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे देख लेते हैं, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज कौन कौन से हैं। ये भी विधेयक इसीलिए छोड़ दीजिए। एक समुदाय बेट्टा कुरवा समुदाय, हालांकि ये सब के बारे में आप कला और संस्कृति के PT 365 में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में वहाँ पर बात किया, जैसे भोगता समुदाय है, ये सब के बारे में आप बात करेंगे उसमें PT 365 के जो कला संस्कृति का है, जैसे कि नारी कोरावन, कोरू विकरण जनजाति है, छत्तीसगढ़ का बिंजिया समुदाय है, ये सब के बारे में वहाँ बात, हट्टी जनजाति के बारे में बात होगी, लेकिन वो कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर में होगी यहाँ। लेकिन ये देख लेते हैं थोड़ा सा बेट्टा कुरवा समुदाय के बारे में, क्योंकि इसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। ये कर्नाटक में निवास करते हैं, ठीक है, और कर्नाटक के कुछ जिले हैं जैसे चामराजनगर, कोडागु और मैसूरू जिला, इसमें निवास करता है। और इस समुदाय के जो लोग होते हैं वो वनोपज और बांस आदि का संग्रह करते हैं। इस समुदाय की अपनी बोली होती है जिसकी कोई लिपि नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, इसकी कोई लिपि नहीं। हमारी लिपि है ना, हिंदी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास हिंदी में लिखने के लिए एक लिपि है, इसको हम देवनागरी कहते हैं, लेकिन उनके पास लिपि नहीं है, वो केवल अपनी भाषा को बोल सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि शिकार कैसे करते हैं, तो शिकार करने के लिए जो प्राचीन समय में उपकरण इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर का वो जो होता था बना हुआ भाला वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्वात्मवाद का पालन करते हैं। सर्वात्मवाद मतलब एनिमिज्म, मतलब सभी व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है, सर्वात्मवाद इसी को कहते हैं। और सबको मानते हैं, व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी जितने भी सब के अंदर आत्मा होती है, ऐसी चीज़ें ये मानते हैं। एक बिल आया है धर्मांतरण विरोधी विधेयक, एंटी कन्वर्जन बिल। हालांकि इसे UPSC में क्वेश्चन बनता रहता है कि बता देगा कि बताइए धर्म को पालन करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसीलिए थोड़ा देख लेते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ज़रूरत है जो मुझे लगी, उसमें है कि धार्मिक परिवर्तन को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है अब तक। ये ध्यान रखिए कि धार्मिक परिवर्तन को जो कोई ऐसा कानून नहीं है जो प्रतिबंधित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो धार्मिक परिवर्तन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है, और ये आपका मूल अधिकार भी आपको ये अधिकार देता है। लेकिन इसको प्रतिबंधित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। आप धर्म को पालन कर सकते हैं, धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, धर्म की अभिवृद्धि के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर आप धर्मांतरण का अधिकार नहीं है आपके पास कि आप ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण करवा दें, उसके धर्म को बदलवा दें, ठीक है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत के अंदर धार्मिक परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति का धर्मांतरण करवा देता है, ये जो गलत चीज़ भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने हिसाब से धर्म को प्रैक्टिस करने का, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है, सब आपके अपने अपने मत होते हैं।
उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में जान लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है ये? यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है। अब यहाँ पर क्या मतलब है किसी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक का मतलब? मान लीजिए कि कोई एक जगह है, उस जगह पे कोई मंदिर बना हुआ है और कुछ लोग उठ के और बोले कि नहीं, आज से 1000 साल पहले यहाँ मस्जिद बनी थी, इसलिए अब मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाया जाएगा। इस तरह का काम नहीं कर सकते। इसी को प्रतिबंधित करता है कौन? उपासना स्थल अधिनियम 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हालांकि इसमें एक अपवाद है, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला मामला है वो अपवाद है। यह अधिनियम केवल उस पर लागू नहीं होता है, बाकी हर जगह लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कल जाके कोई ताजमहल को तोड़ दे और बोले कि यहाँ पे मंदिर था तो मंदिर बनाओ यहाँ पर, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। यह अधिनियम उस चीज़ को प्रतिबंधित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं एक और संविधान के संशोधन के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, वह है 124वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या है ये? इसके तहत जो है ना, जो आरक्षण जो था, जो अनुसूचित जाति या जो अनुसूचित जनजाति थे, जो SC ST थे, उनको लोकसभा और राज्य विधानसभा में ना सीटों पे आरक्षण दिया गया था। संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें आरक्षण दिया था। ये जो अमेंडमेंट है ना, उसने क्या किया है ना कि इस जो समय सीमा को है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि आरक्षण अपने आप में देखा जाए मेरे मत में तो उतनी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि समय के साथ उसको एक्सटेंड ही किया जा रहा है। उसको ख़त्म करने की और प्रयास करना चाहिए सरकार को, लेकिन वो उसको बढ़ाती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में। वो अपने आप में सही चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसा मतलब ये 124वां में किया गया है कि 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। अगर हम इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानें तो एक तो अनुच्छेद 331 है और एक अनुच्छेद 333 है। अनुच्छेद 331 कहती है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों में मनोनयन का प्रावधान होगा। आंग्ल भारतीय मतलब जो कि रहते तो बाहर में है, लेकिन वो मतलब मूल रूप से वो इंग्लिश है, पर वो भारत के अंतर्गत आकर के रहते हैं, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। अनुच्छेद 333 जो है वो विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन का प्रावधान करता है। इसके बाद वही परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक बिल है, छोड़ देते हैं। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, ये बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने के लिए है। कोई ऐसा लेन देन है जिसको नाम ही नहीं, बिना नाम के ही हो रहा है। अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह बहुत खतरनाक चीज़ है ना, इसको अगर चाहे तो इसके द्वारा आप जो है रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं शत्रु संपत्ति के बारे में, एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में, क्या होता है ये? अब मान के चलिए जो पहले 1947 से पहले जो लोग भारत के अंतर्गत रह रहे थे, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान को जाना चुना। कुछ लोगों ने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाकर रहूँगा, लेकिन वो मूल रूप से रह तो भारत में रहे थे, लेकिन जब अलग हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को चुना। तो वैसे जो संपत्ति जहाँ वो लोग रह रहे थे, जो पाकिस्तानी हो गए बाद में चल करके, उनकी संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में जो है शामिल कर लिया गया और उस संपत्ति को भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया गया। तो शत्रु संपत्ति का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भारत से पाकिस्तान में जाकर बस गए थे, उन लोगों की जो संपत्तियां हैं, ठीक है, वो संपत्ति शत्रु संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर हम बात करते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। और इस संशोधन में क्या किया गया है ना कि पहले राष्ट्रध्वज को केवल दिन में फहरा सकते थे, लेकिन इस संशोधन में क्या किया गया है कि इसको रात में भी फहराया जा सकता है और इसको खुले आसमान के नीचे या किसी आम नागरिक के घर पे भी फहराया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले इसको केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब उसको रात में भी फहराया जाएगा। यह संहिता क्या करती है ना, जो भारतीय ध्वज संहिता है, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, ये क्या करती है ना, राष्ट्र ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों, प्रथाओं, निर्देशों, दिशा निर्देशों का संकलन करती है। अगर हम अंतिम में बात करें भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के बारे में, तो इसमें जो भवनों की योजना है, डिज़ाइन है, निर्माण है, परिचालन है तथा रख रखाव है, उससे संबंधित सभी प्रावधानों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसकी जो डिज़ाइन है उसको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो ये आज की न्यूज़ थी, इतना ही है। अब अगले न्यूज़ में हम पढ़ेंगे, अगले खंड में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ एंड न्यूज़ के बारे में। इसमें प्रयास करूंगा कि लक्ष्मीकांत में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसको भी ऐड कर दूं, ताकि आपको सुविधा हो चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करने में। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान